हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आधा पार्ट हमने देखा था। देखा जाए दोस्तों तो 1940 तक वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा यूरोप हिटलर के कब्जे में था। यूरोप में हर कोई हिटलर की मदद के लिए तैयार था, जिसके कारण हिटलर उस समय अपने पावर की पीक पर था। लेकिन दोस्तों, असल सवाल ये है कि इतने पीक पर होने के बावजूद भी हिटलर क्यों हार गया? जर्मनी क्यों पूरी तरह से तबाह हो गया? क्यों हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी? और क्यों अमेरिका, जो अब तक वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था, वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में वर्ल्ड वॉर 2 की यहाँ से आगे की कहानी को हम देखेंगे कि कैसे हिटलर का डाउनफॉल होता है। और इस डाउनफॉल के पीछे थी उसकी पावर के नशे में चूर एक छोटी सी गलती, जिसके कारण जर्मनी वॉर हार जाती है। दरअसल दोस्तों, जैसे ही हिटलर को देखा कि वो जीतता जा रहा है, फ्रांस पर उसने कब्जा कर लिया है, यूरोप के हिस्से उसने हथिया लिए हैं, वो जर्मन्स के बरसों के ख्वाब पूरे करने के लिए निकल पड़ा, यानी कि ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा। ये हिस्सा यूएसएसआर का पार्ट था। हिटलर 22 जून 1941 में सोवियत यूनियन पर वॉर डिक्लेयर कर देता है। इसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन बारबरोसा। यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉरफेयर था। 2900 किलोमीटर की सोवियत यूनियन की टेरिटरी पर उसके वेस्टर्न फ्रंट पर एक साथ अटैक कर दिया जाता है। 10 मिलियन की जर्मन सेना इसके लिए मैदान में आ जाती है। वेस्टर्न सोवियत यूनियन एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी और इस पर कब्जा कर कॉकेसस का ऑयल रिजर्व और यूक्रेन का एग्रीकल्चर रिसोर्स, ये सब कुछ जर्मनी के हाथ में आ जाता। इसके पीछे जर्मनी का एक और पुराना ख्वाब भी था। उस ख्वाब को कहा जाता था लिबनसुरम, यानी कि एक लिविंग स्पेस जर्मन्स और नाज़ीज़ के लिए बनाना। हिटलर नेटिव स्लैव्स को मारकर और बंदी बनाकर जर्मन्स के लिए न्यू रेजिडेंशियल एरिया को बनाना चाहता था। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमको वीडियो बनाने में मदद मिलती है और चैनल को आउटरीच मिलती है। दोस्तों, अब आइए ऑपरेशन बारबरोसा को करीब से समझते हैं। इस ऑपरेशन का नाम बारबरोसा यूं ही नहीं रखा गया। फ्रेडरिक बारबरोसा 12th सेंचुरी का होली रोमन एम्परर और क्रूसेडर था। इसने थर्ड क्रूसेड को लीड किया था, लेकिन एशिया माइनर में यह अपनी सेना के साथ डूबकर मर गया था। ये थीम नाज़ी कई बार यूज करते थे एज अ पॉलिटिकल इमेजरी। 19th सेंचुरी के राइटर्स ने इस रोमन लेजेंड को फिर से जिंदा किया। जर्मन रोमांटिक्स का ये मानना था कि ये बारबरोसा अपनी क्रूसेडर आर्मी के साथ फिर से जिंदा होगा। वो समंदर से निकलकर वापस आएगा और सारे एरियाज को जीत लेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बुक का रेफरेंस मैं देता हूँ। बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पब्लिश है, द पोप एट वॉर बाय डेविड कर्ट्जर। वेटिकन ने 2020 में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं जिन पर यह किताब आधारित है। इसमें बताया गया है कि कैसे पोप पायस सेकंड, हिटलर और मुसोलिनी, इनके बीच करस्पॉन्डेंस होती थी। ये बताती है कि कैसे ये वॉर एक डीप रूटेड रिलीजियस कनेक्शंस रखती थी। इसको एक प्रकार का मॉडर्न क्रूसेड समझा जाता था। दोस्तों, ऑपरेशन बारबरोसा शुरू होता है। जर्मन फोर्सेस एक के बाद एक रशियन फोर्सेस को हराती हुई और कब्जा करती हुई रशिया में आगे बढ़ती चली जाती हैं। अब हिटलर मॉस्को से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर था। जर्मन्स की रेड आर्मी के 5 मिलियन ट्रूप्स को बंदी बना लिया गया था, जिनमें से 3.3 मिलियन ट्रूप्स को भूखा मार दिया गया। इसके बाद वो हुआ जिसकी हिटलर को अपेक्षा नहीं थी। रशिया में विंटर्स आ गए और विंटर में लड़ाई लड़ने के लिए रशियन फोर्सेस बहुत ही इक्विप्ड थी। स्टालिन ने अपनी फोर्सेस को बुलाया और जर्मन आर्मी को वापस बॉर्डर तक खदेड़ कर लेकर चली गई। दोस्तों, ये हुई वर्ल्ड वॉर 2 के एक इम्पॉर्टेंट पावर की बात। दूसरा इम्पॉर्टेंट एलाई था इटली। अब आइए उसकी तरफ। मुसोलिनी ने देखा कि हिटलर की सक्सेस एक के बाद एक चल रही है। उसने कहा कि चलिए हम भी कुछ करते हैं। उसने साउथ अफ्रीका का रुख किया और ब्रिटिश से सोमाली लैंड को कैप्चर कर लिया। फिर वो गया इजिप्ट की तरफ, लेकिन यहाँ उसे हार मिली। उसके बाद उसने कहा कि चलो ग्रीस चलते हैं और उस पर कब्जा ले लिया जाए, पर यहाँ भी उसे ज़बरदस्त हार मिलती है और झटका लगता है। लेकिन एक्सिस पावर इस समय तक बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। जर्मनी और इटली अफ्रीका में ब्रिटेन और फ्रांस की कॉलोनीज पर कब्जा करते जा रहे थे। दोस्तों, यूरोप में पावर एलाइड फोर्सेस की तरफ तब झुका जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की एंट्री होती है, और इसके लिए जिम्मेदार था जापान।
आइए इस तीसरे एक्सिस पावर की तरफ। जापान चाइना में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा था। अब उसकी नजर पड़ी साउथ पर, जहां बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। साउथ में बहुत सारे देश थे, बहुत सारे आइलैंड्स थे, मगर एक प्रॉब्लम थी। साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन और अमेरिका का कब्जा था। अब उनसे जंग करना मतलब था एक नेवल जंग लड़ना, समंदर में लड़ाई लड़ना, और अमेरिका के पास थी एक पावरफुल नेवल फोर्स। जापान ने सोचा कि चलो साउथ एशिया पर कब्जा करने से पहले सरप्राइज अटैक क्यों न किया जाए अमेरिका की नेवल पावर पर, और उसको पहले ख़त्म कर दिया जाए। 7 दिसंबर 1941 को जापान पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है। अमेरिका की नेवल फ्लीट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी जाती है और जापान साउथ एशिया में कब्जा करना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक अमेरिका और ब्रिटेन को अपनी कॉलोनी से उठाकर बाहर फेंकने लगता है। जापान जर्मनी ही की तरह लाइटनिंग स्पीड से हांगकांग, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, मलय, ईस्ट इंडीज और सोलोमन आइलैंड्स तक पहुंच जाता है। सब पर जीत हासिल कर लेता है। अब जापान आगे बढ़ता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की तरफ। ये दोनों ब्रिटिश की कॉलोनीज थे। जापान को अब ये श्योर हो गया था कि जर्मनी ही की तरह उसका ये एक डिवाइन वॉर है और उसका जीतना निश्चित है। लेकिन पर्ल हार्बर के इस अटैक ने अमेरिका जैसे सोए हुए दानव को जगा दिया और वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री होती है अमेरिका की। आइए दोस्तों वापस जर्मनी की तरफ। विंटर में जिन फोर्सेस को रेड आर्मी ने पीछे बॉर्डर तक जर्मनी के खदेड़ दिया था, अब जैसे ही विंटर खत्म होते हैं, हिटलर की फोर्सेस पूरी तैयारी और फोर्स के साथ रशिया पर फिर अटैक कर देते हैं। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। हिटलर ने साउथ में काउकेसस के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो बहुत ही स्पेशल थी, यानी कि जर्मन फोर्सेस को पहले काउकेसस को घेरना था ताकि उसका संपर्क बाकी सोवियत यूनियन से कट जाए। ओवर कॉन्फिडेंस और पावर के नशे में चूर हिटलर एक गलती कर देता है। उसने अपनी बटालियन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक टुकड़ी को भेज दिया साउथ में और दूसरी टुकड़ी को भेजा कब्जा करने के लिए स्टालिनग्राड पर और घेर कर संपर्क को काटने के लिए। यहाँ मिली हिटलर को कड़ी चुनौती और हार। रशिया की फोर्सेस ने 5 महीने तक स्टालिनग्राड में हिटलर को रोके रखा। इन 5 महीनों में सोवियत आर्मी और मिलिट्री को ये टाइम मिल गया कि वो अपनी मिलिट्री पावर को और मजबूत करे और आर्मी को रिजुवेनेट करे। अब रेड आर्मी पूरी ताकत से हिटलर पर टूट पड़ी और खदेड़ती हुई वापस ले आई जर्मनी तक। रशिया की ये बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी। अमेरिका के आ जाने से अलाइड फोर्सेस ने इटली और जर्मनी को साउथ अफ्रीका से खदेड़ना शुरू कर दिया और जापान का भी यही हाल हुआ। अब ये फोर्सेस नीचे से पहले इटली पर हमला करती हैं। फ्रांस पर तो हिटलर का कब्जा था, लेकिन ब्रिटेन के सजेशन पर ब्रिटेन और अमेरिका इटली के मुसोलिनी पर नीचे से हमला करते हैं। मुसोलिनी को टॉपल कर दिया जाता है और चौराहे पर उसको मारकर उसकी लाश को उल्टा लटका दिया जाता है। बाद में सड़ने के लिए गटर में उसको फेंक दिया जाता है। हिटलर ने मुसोलिनी के साथ जैसे ही ये होता हुआ देखा और देखा कि अलाइड फोर्सेस इटली पर कब्जा कर रही हैं, वो तेज़ी से अपनी फोर्सेस को लेकर इटली में आ गया और अलाइड फोर्सेस को रोक दिया। यहाँ हुआ भीषण युद्ध। अब ब्रिटेन और अमेरिका ने सोचा कि अब चलिए दूसरी तरफ से हिटलर पर अटैक किया जाए और फ्रांस की साइड से वो दोनों अटैक कर देते हैं। फ्रांस को सबसे पहले लिबरेट कर दिया जाता है। अब जर्मनी वेस्ट से और ईस्ट से दोनों तरफ से पूरी तरह से मिलिट्री पावर को फेस कर रहा था। वेस्ट की साइड से अमेरिका और ब्रिटेन उसको खदेड़ रहे थे और ईस्ट की तरफ से था सोवियत यूनियन जो उसको खदेड़ता हुआ जर्मनी में अंदर तक ले आया। यहाँ तक कि रेड आर्मी बर्लिन में दाखिल हो जाती है। हिटलर लास्ट तक बर्लिन में लड़ता है और आखिर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर लेता है और यही टूट जाता है जर्मनी जैसा एक तानाशाह और उसका सुपर पावर। अब आइए दोस्तों आखिरी कड़ी जापान की तरफ। अब धीरे धीरे अमेरिका उन आइलैंड्स को जापान से वापस लेना शुरू करता है जो जापान ने उससे छीने थे। फिलीपींस और सारे दूसरे एरियाज पर अमेरिका फिर से अपना कब्जा जमा लेता है। जापान और अमेरिका के बीच सबसे खतरनाक और कड़ी जंग हुई आइलैंड ऑफ इस्मोजीमा पर। यह मेनलैंड जापान से बस सबसे करीब का आइलैंड था। फरवरी 1945 को अमेरिका ने इस पर कब्जा कर लिया। दोस्तों आपको ये बता दें कि अप्रैल और मई में
हिटलर आत्महत्या कर लेता है और जर्मनी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। मई के बाद अगस्त तक जापान पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाते हैं और जापान सरेंडर कर देता है। हिटलर बहुत पहले ही मर चुका था, जर्मनी पर कब्जा किया जा चुका था, इटली पहले ही ख़त्म किया जा चुका था, जापान वैसे भी बहुत वीक था और हार की कगार पर था दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? अमेरिका के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल कंट्री बची थी तो वो था सोवियत यूनियन। दुनिया एटॉमिक बॉम्ब से दहल जाती है, दो सुपर पावर्स आमने सामने खड़े होते हैं और शुरू हुआ एक नया दौर कोल्ड वॉर का, यूएसए और सोवियत यूनियन के दरमियान। ये थी कहानी दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 की। होप कि आपको ये पसंद आई हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।